देखिए अपन ने ये प्रूफ कर लिया कि एक चीज अपन ने इसके अंदर प्रूफ कर दी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज प्रूफ कर दी कि अगर किरण की अगर अपन बात कर रहे हैं तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है। इसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण होता है वो परावर्तन कोण होता है। लेकिन तरंगाग्र के लिए एक कॉन्सेप्ट अपने पास बन गया कि तरंगाग्र के लिए आपतित तरंगाग्र यानी इंसिडेंट वेव फ्रंट, आपतित तरंगाग्र और सरफेस जो सतह है इसके बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा। इसी प्रकार से परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश, ये परावर्तित तरंगाग्र और सतह के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। अपन को सिद्ध करना है परावर्तन के नियमों को। तो देखिए परावर्तन के नियम अब कैसे सिद्ध होंगे अपने पास। अगर मैं इसमें परावर्तन के नियमों की बात करूं तो मेरे पास एक नियम तो चित्र में साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, कोई भी तल से बाहर भाग नहीं रहा है। तीनों क्या हैं? एक ही तल के अंदर हैं। और अगर एक ही तल में हैं तो ये परावर्तन के नियम की क्या हो गई? व्याख्या हो गई एक नियम की। तो एक मुझे सिद्ध करना है कि कोण I और कोण R का मान क्या है? बराबर है। अगर मैं ये सिद्ध करने में सफल होता हूं कि जो त्रिभुज है ए बी ए डैश और एक अगला जो ट्राइंगल है वो है मेरे पास ए डैश बी डैश ए, अगर दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो, दोनों ट्राइंगल अगर सर्वांग सम हो तो इसका मतलब कोण I और कोण R क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मैं ऐसा कर पाया तो अपन इसका मतलब परावर्तन के नियम की क्या हो जाएगी? व्याख्या। लैंग्वेज आप लिखिएगा, मैं अब सीधा इसे प्रूफ कर रहा हूं। तो देखिएगा दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज। पहले समकोण त्रिभुज का नाम दे रहा हूं मैं ए बी डैश ए, ए बी डैश ए। वे समकोण त्रिभुज, वे समकोण त्रिभुज ए डैश, क्या कर दिया मैंने? समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, सॉरी ए बी ए डैश, ए बी ए डैश। एक त्रिभुज तो मैंने क्या ले लिया? समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, वे समकोण त्रिभुज। दूसरा मैं ले रहा हूं ए डैश बी डैश ए से। इन दोनों ही त्रिभुजों में आप देखिएगा क्या वैल्यूज आप पा रहे हैं। सबसे पहले अगर इस त्रिभुज का अगर कोण बी की मैं बात करूं तो इस त्रिभुज के कोण बी डैश की बात करूं तो दोनों कितना है? 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि किरण है और किरण तरंगाग्र के क्या होती है? लंबवत होती है। ये तो अपन को ध्यान रखना ही है। फिर देखिए समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश और समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ए से। फिर एक चीज देखिएगा, जो भुजा ए बी डैश और भुजा बी ए डैश दोनों बराबर है किसके? सीटी के। भुजा ए बी डैश इज इक्वल टू भुजा ए बी डैश इज इक्वल टू भुजा बी ए डैश इज इक्वल टू, दोनों किसके इक्वल है? सीटी के। दोनों भुजा कॉमन बराबर आ रही है। एक भुजा ए डैश जो है, जो अपने पास क्या है भाई? भुजा ए डैश। ये जो भुजा ए और ए डैश है दोनों ही त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। भुजा ए डैश दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ये तीन बातें अपन ने प्रूफ कर दी हैं। तो देखो अतः त्रिभुज ए बी ए डैश ये सर्वांग सम है। त्रिभुज कौन सा? ए डैश बी डैश ए। तो अतः त्रिभुज बी ए डैश सर्वांग सम त्रिभुज ए डैश बी डैश ए, अर्थात
यूं कर दीजिए। अतः तो अतः अपन क्या कह सकते हैं, कोण I इज इक्वल टू भी क्या है, कोण R, और यही क्या है, परावर्तन का नियम है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या है, बराबर। आप मेरी जो इसमें लैंग्वेज थी उसका विशेष ध्यान रखना, आप उसके नोट्स कैसे बनाते हैं वो आपको जो मैंने बोला है उसको आपको एज इट ऐसे कैसे लिखना है कि एक समतल तरंगाग्र, ये मैंने क्या मान लिया, एक परावर्तक पृष्ठ M1 M2 है, इस परावर्तक पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र AB आपतित हो रहा है, जिसका प्रत्येक बिंदु नवीन प्रकाश स्रोत का कार्य कर रहा है। इससे द्वितीयक तरणिकाएं निकल रही हैं जो कि T समय में यहां पहुंच रही है, तो इससे जो द्वितीयक तरणिका निकलेगी वो T समय में कहां पहुंच रही है, यहां पहुंच रही है। यहां मैंने एक चाप बनाए, इन चापों को मैंने जब मिलाया तो मेरे पास क्या आ गया, परावर्तित तरंगाग्र आ गया। क्योंकि तीसरी बात यही थी कि अगर इनको अगर अपन स्पर्श रेखा अगर लेते हैं, स्पर्श में यानी इसका जो पृष्ठ अपन बनाते हैं वो किसका निर्माण कर लेता है, द्वितीय तरंगाग्र का। तो अगला तरंगाग्र ये बन गया जो कि परावर्तित तरंगाग्र है। फिर अपन ने ये प्रूफ कर ही लिया कि ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। यहां अपने पास ये कोण I बराबर कोण R सिद्ध हो गया। यही परावर्तन का, लिख देते हैं, यही परावर्तन का प्रथम नियम है। क्या है प्रथम नियम, कि कोण I बराबर कोण R। फिर एक लाइन ये भी लिख देते हैं, चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण वे अभिलंब चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण वे अभिलंब एक ही तल में हैं। यह और यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। इस प्रकार परावर्तन के नियमों की हाइगेन सिद्धांत से क्या होती है, व्याख्या। तो लिख देते हैं, इस प्रकार हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन के नियमों की व्याख्या होती है। इस प्रकार हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन के नियमों की क्या होती है, व्याख्या। ये अपन ने परावर्तन का पूरा कर लिया है। चित्र आपको आना चाहिए, अगर चित्र आपको आता है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन इजीली कर लोगे। अब अपन पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट जो इस साल क्वेश्चन आया था बड़ा, वो है हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन के नियमों की व्याख्या, या अपवर्तन की व्याख्या, या अपवर्तन के नियमों का सत्यापन। ये क्या लिख रहा है, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या नहीं है भाई, ये है परावर्तन की व्याख्या। यहां सही कर लेना आप, यहां इसे सही कर लेना। हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, यहां हेडिंग के अंदर परावर्तन आएगा, अपन ने परावर्तन की व्याख्या की है, ने की अपवर्तन की। यहां करेक्शन कर लेना आप अपनी हेडिंग के अंदर, जो पिछला लेक्चर है उसमें आप इसमें करेक्शन कर लेना कि यहां क्या हेडिंग आएगी, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, ने की अपवर्तन की। अपवर्तन की व्याख्या तो अपन अब पढ़ रहे हैं, ये अपन ने जो व्याख्या करी है कंप्लीट वो किसकी है, परावर्तन की है। देखो अपन हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या कर ली,
उसमें ध्यान रखना उस टॉपिक के हेडिंग में मैंने अपवर्तन लिखा हुआ है, उस अपवर्तन की जगह उसे आप परावर्तन कर लें, क्योंकि वहां टॉपिक बनेगा हाइगेन के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या अपन ने उसमें परावर्तन की है, परावर्तन के नियमों को ही सिद्ध किया है, उन्हीं की व्याख्या की है। लेकिन उसमें हेडिंग में ऊपर जो है गलती से वो लिखा गया है अपवर्तन, क्योंकि वो दोबारा से उसको रीड नहीं किया मैंने बोर्ड के ऊपर, इसलिए उसमें ध्यान रहा नहीं कि अपवर्तन लिख दिया कि परावर्तन लिख दिया, लेकिन व्याख्या उसमें परावर्तन की है, तो उसे आप अपवर्तन काट के उस हेडिंग को में आप लिख लेंगे हाइगेन के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। अब अपन पढ़ रहे हैं अपवर्तन की व्याख्या, यानी हाइगेन के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत से अपन कर रहे हैं अपवर्तन की व्याख्या, यानी अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। तो पहले अपन ये पता करें कि अपवर्तन है क्या, अपवर्तन अपन कहते किसे हैं। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण एक से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होती है, यानी विरल से सघन में या सघन से विरल में, तो उसके पथ के बदलने की जो क्रिया है वही क्या है, अपवर्तन है। और अपवर्तन के दो नियम अपन ने पढ़े हैं। एक नियम पढ़ा है अपन ने कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, इन दोनों का अनुपात नियत होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं अपन, अपवर्तनांक कहते हैं। यह था स्नेल का नियम। और एक था इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। ये अपन को सिद्ध करने हैं दोनों नियम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, परावर्तन वाला भी पहले कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन अब अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हाइगेन के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या, जबकि पिछले वाले टॉपिक का नाम आपको क्या लिखना है, हाइगेन के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। क्योंकि मैंने उस लाइन को हेडिंग को वापस से पढ़ा नहीं था, इसलिए ध्यान रहा नहीं, और वो अपवर्तन ही लिखा रह गया था, जबकि वहां क्या लिखा जाएगा, परावर्तन। तो देखिए, हेडिंग है अपने पास हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, वहां उस पिछले लेक्चर में मैंने अपवर्तन की जगह क्या लिखा हुआ है, अपवर्तन की जगह क्या आएगा, परावर्तन, क्योंकि वो व्याख्या अपन ने परावर्तन की थी। देखो इसकी अपन व्याख्या कर रहे हैं। तो पहले एक चीज अपन जान लें, अपवर्तन में जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होता है, तुल्य होता है। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो ये अपवर्तनांक, ये सारी चीजें अपन ने रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी वाला जो चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 11 था, उसमें अपन ने विस्तार पूर्वक इस चीजों को अच्छे से जान लिया है कि अपवर्तनांक क्या है, इनमें संबंध क्या है वेग के साथ। वहां अपन एक टॉपिक पढ़ा था, माध्यम के अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसे कि अपन μ21 कहते हैं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक μ21 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, मैं मान लेता हूं प्रकाश की चाल पहले माध्यम में क्या है, C1, V1 भी ले सकते हैं अपन, V1 ले लो, C1 ले लो,
माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल c1 वे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल c2 के अनुपात के तुल्य होता है। देखिए क्या लिखा है अपन ने, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल c1 वे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल c2 के अनुपात के तुल्य होता है। अर्थात μ21 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इक्वेशन नंबर ये अपने पास आ गई है 1। अब अपन इसकी व्याख्या करते हैं हाइगेन के सिद्धांत से अपवर्तन के नियमों की। अब इसे आप गौर से समझिएगा, ये तो आप नोट कर लें। और मैं फिर से बता रहा हूं, यहां अपवर्तन है, लेकिन पिछले वाले डेरिवेशन में हेडिंग में क्या है, अपवर्तन के स्थान पर परावर्तन आएगा, वो आप करेक्शन कर लीजिएगा उसके अंदर। यानी मेरे पास जो अभी इक्वेशन आ गई है वो ये है, μ21 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इक्वेशन नंबर 1 है। अब अपन कर रहे हैं अपवर्तन की व्याख्या। देखो इसको ध्यान से समझिएगा। ये मैंने क्या मान लिया कि कोई पृथककारी तल है। पृथककारी तल यानी कि ऐसा तल जो दोनों माध्यमों को क्या करता है, पृथक करता है, वो पृथककारी तल है। इसका नाम मैंने दे दिया है XY। यानी चित्रानुसार XY क्या है, कोई पृथककारी तल है जिसके ऊपर का माध्यम अलग है और नीचे का माध्यम क्या है, अलग है। अब यहां ये जो माध्यम है ये है विरल माध्यम। इधर के माध्यम को मैं ले लेता हूं विरल माध्यम है, जिसमें प्रकाश की चाल में मान लेता हूं c1 है। और ये नीचे वाला माध्यम क्या है, सघन माध्यम है, जिसमें मैं प्रकाश की चाल मान लेता हूं c2 है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल है c1 और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल है c2। अब देखिए यहां इसके ऊपर कोई समतल तरंगाग्र आपतित होता है, यह है समतल तरंगाग्र AB है। अगर ये समतल तरंगाग्र AB है तो देखिए इस तरंगाग्र के लंबवत इसकी क्या होंगी, किरणें होंगी। इस तरंगाग्र के लंबवत इसकी क्या होंगी, किरणें होंगी। जैसे एक किरण इसकी ये रही, किरण नंबर 1। मैं 3 किरणें भी ले सकता हूं 2 से। अगर 2 से अपना काम चल रहा है तो अपन 2 से ही करें ताकि उलझने ज्यादा नहीं हो। एक अन्य दूसरी किरण ये रही, यह है किरण नंबर 2। ये दोनों है आपतित किरण और ये क्या बन गया है, AB आपतित तरंगाग्र बन गया। अब आप देखिए यहां इस माध्यम में प्रकाश की चाल मैंने क्या ली है, c1 है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, c2 है। c1 इज ग्रेटर देन क्या है, c2 है। यानी कि ये वाला माध्यम क्या है, विरल माध्यम है। इधर का माध्यम कैसा है, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में चाल सघन से क्या होती है, ज्यादा, विरल माध्यम। और यहां ये माध्यम हो गया है मेरे पास सघन माध्यम, बोल देता हूं मैं इसे सघन माध्यम। इसमें प्रकाश की चाल c2 है जो कि c1 से क्या है, कम है। अब आप देखिएगा, अब अपन हाइगेन का सिद्धांत इसमें अप्लाई करते हैं। हाइगेन ने क्या कहा कि जो तरंगाग्र है उसका प्रत्येक बिंदु नवीन प्रकाश स्रोत का कार्य करता है, नवीन प्रकाश स्रोत का कार्य करता है। यानी कि ये बिंदु, अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो ये नवीन प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा और इससे द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होंगी, उत्सर्जित होंगी, जो कि इस प्रकार से हो। द्वितीयक तरंगिका यहां पर इस तरह से द्वितीयक तरंगिकाएं आती जाएंगी। तो मैं ये मान रहा हूं कि अगर मैं ये मानता हूं कि ये द्वितीयक तरंगिकाएं यहां इस बिंदु पर आकर के अगर पहुंचती हैं तो यहां इसको यहां से यहां तक पहुंचने में t समय में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान रखना, यहां पर वेग क्या है, उसकी चाल कितनी है, c1 है। अगर c1 है और t समय की बात कर रहे हैं, ये तो कौन सी पोजीशन हुई, t = 0 पर। ये तो पोजीशन है
t इजिकल टू 0 पर। और अगर आफ्टर टी टाइम बात करें अपन, आफ्टर टी टाइम बात करें तो आफ्टर टी टाइम यहां से जो तरंगाग्र उत्सर्जित होगा, यानी द्वितीयक जो तरंगिकाएं हैं वो जो यहां पहुंचेंगी, यहां पर एक क्या बना दीजिए आप, चाप ले लीजिए, ये लो द्वितीयक तरंगिकाएं यहां इस तरह से यूं आ रही है। अगर द्वितीयक तरंगिका यहां इस प्रकार से आकर के पहुंच रही है तो देखिए यानी कि ct त्रिज्या का ये चाप हो गया है, क्योंकि C1 त्रिज्या, सॉरी ये हो जाएगी C1t, क्योंकि यहां पर चाल क्या है C1 और समय क्या हो गया है t, तो इसकी त्रिज्या क्या बन जाएगी C1t। तो देखो इसे आप मिला दीजिए, ये लो, ये अगर यहां ये आता है, अगर मैंने यहां देखा है कि ये द्वितीयक तरंगाग्र यहां आ गया है, एक भाग अपन ने यहां ले लिया, इसका मतलब यहां इसके द्वारा ये तय की गई दूरी क्या होगी, C1t होगी t समय में। क्या उस t1 समय में ये जो किरण है क्या ये भी इतनी दूरी तय करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि समय दोनों का समान है लेकिन चाल भिन्न भिन्न है। जिसकी चाल कम होगी वो कम दूरी तय करेगी और जिसकी चाल ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगी। तो आपको पता है C1 का मान C2 से अधिक है, तो उस समय के अंदर जिस समय में इसने इस तरंगाग्र ने जो C1t जो दूरी तय की है द्वितीयक तरंगिकाओं ने, उतनी समय के अंदर ये उतनी दूरी तय नहीं करेगी, ये उससे क्या करेगी, कम दूरी तय करेगी। अब देखो ये तो आप कॉमन सेंस की बात है, आप जानते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन में आएगा, अगर मैं यहां अभिलंब लेता हूं तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा, लेकिन ये उतनी दूरी तय नहीं करेगा जितनी दूरी ये है। तो देखो भाई अगर ऐसा है तो मैं यहां पर फिर मैंने क्या देख लिया कि यहां से इस बिंदु से A से, इस बिंदु A से भी अगर तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं तो ये तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हुई देखो द्वितीयक तरंगिका ये आ रही है ऐसे, और ये यहां इस पर आती है। यहां पर भी मैं एक चाप ले लेता हूं L लो, इस तरह से। तो अगर मैं अब हाइगेन के अगले सिद्धांत के अनुसार बात करूं, अगर मैं इन चाप को मिलाता हूं तो देखो यहां इसके द्वारा तय की गई ये तो दूरी कितनी हो जाएगी, C2t होगी, जो कि C1t से क्या होगी, कम होगी, लेकिन टाइम पीरियड तो इनका सेम है, 80 टाइम के अंदर है। फिर इनको अगर मैं मिला दूंगा तो ये अपवर्तित क्या बन जाएगा, तरंगाग्र बन जाएगा। तो ये लीजिए आप इनको मिला दीजिए, ये लो, अगर मैं यहां इनको इस तरह से अगर मैं मिला देता हूं, चलो अपन इस चाप की शो करें नहीं, कोई आवश्यकता है नहीं, वो तो अपन ने शो का दर्शा लिया है। अगर यहां इस तरह से मिला दिया है तो मैं क्या देखता हूं, ये A डैश B डैश एक अपवर्तित तरंगाग्र बन गया है। ये AB तो क्या है, आपतित तरंगाग्र, और ये क्या बन गया है, A डैश B डैश अपवर्तित क्या बन गया है, तरंगाग्र बन गया है। अगर ये अपवर्तित तरंगाग्र बन गया है तो देखो यहां तो C1 चाल थी, यहां कितनी है, C2 चाल है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, विरल माध्यम में चाल क्या है, C1 है, सघन माध्यम में चाल क्या है भाई, C2 है। फिर यही लिख देते हैं C1 इज ग्रेटर देन क्या है, C2 है, या C2 इज लेस देन क्या है, C1 है। यहां अपन ने चीजें लिख दी हैं। अब आप देखो ये अपवर्तित तरंगाग्र है, तो अपवर्तित तरंगाग्र के लंबवत ये क्या बन गई, अपवर्तित किरण। अगर ये अपवर्तित किरण बन गई है तो ये हो गई है 1 का डैश, और यहां बन जाएगी फिर ये अपवर्तित किरण। देखो यहां से फिर आप एक किरण बना दीजिए, यहां अगर अभिलंब डालता हूं तो ये इस तरह से ये हो जाएगा 2 का डैश, ये लीजिए ये अपने पास 2 का डैश। ये अपवर्तित किरणें हो गई हैं 1 का डैश, 2 का डैश, और ये अपवर्तित तरंगाग्र हो गया है A डैश B डैश, आपतित तरंगाग्र हो गया है AB। अब अपन इसके एंगलों की चर्चाएं करते हैं। देखो मैंने एक सिंपल सा एक तरीका आपको बताया था पिछली डेरिवेशन में कि हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से जब मैंने परावर्तन की व्याख्या बताई थी तब आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि आपतन कोण क्या था। मैंने कहा था आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण होता है, और इसी चीज को अपन पढ़ते भी हैं और यही चीज है। लेकिन तरंगाग्र के लिए ये कॉन्सेप्ट एक नया अपने पास बन गया था कि आपतित तरंगाग्र और पृष्ठ के मध्य, जिस पृष्ठ के ऊपर आपतित हो रहा है तरंगाग्र, उसके मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण था। इसी प्रकार से परावर्तित
तरंगाग्र और पृष्ठ के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण था। तो यही बात यहां पर भी लागू होती है, यानी आपतित तरंगाग्र और पृष्ठ के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा, आपतन कोण होगा। यानी कि ये आपतित तरंगाग्र ए बी है और पृष्ठ क्या है, एक्स वाई है। इस पृष्ठ का अपन नाम देते हैं एक्स वाई, एक्स वाई। एक्स वाई अपन ने इस पृष्ठ का क्या है, नाम दिया हुआ है। अब देखिए भाई, यानी कि ये कोण आई है तो ये कोण आर बनेगा। अब ये अपन प्रूफ कर देते हैं। देखो इसकी मैथमेटिक्स देख लो आप थोड़ी सी। यहां से अगर मैं कोई ये अभिलंब डालता हूं तो देखो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का ये जो कोण होगा ये होगा आपतन कोण आई, बिल्कुल यही होगा। फिर एक चीज गौर कीजिए, ये आपतित किरण है और ये आपतित तरंगाग्र है ए बी। तो आपतित किरण और आपतित तरंगाग्र के मध्य कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, क्योंकि किरण हमेशा तरंगाग्र के क्या होती है, लंबवत होती है। किरण सदैव तरंगाग्र के अगर लंबवत होती है तो ये कोण टोटल यहां से यहां तक का 90 हो गया। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 माइनस आई, बिल्कुल वही बात आ रही है सेम। और आप देखो ये अभिलंब है तो सतह के साथ ये 90 डिग्री का कोण है, ऐसे और ऐसे। ये अगर 90 है टोटल यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक अगर ये 90 डिग्री एंगल है, यानी इससे इस पोजीशन तक, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस आई, तो ये एंगल रह गया है आई। ये लो, फिर प्रूफ कर लिया अपन ने। अब एक चीज फिर देखो, अगर ये आपतन कोण आई है, ये कैसा है भाई, अपवर्तित किरण है। ये अगर अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है तो यहां ये कोण कैसा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण स्मॉल आर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये अपवर्तन कोण स्मॉल आर मेरे पास बन रहा है तो अब एक चीज फिर देखिएगा, अपवर्तित तरंगाग्र है ये अपवर्तित तरंगाग्र है भैया, बी डैश ए डैश, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसी तरह से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपतित किरण और ये आपतित तरंगाग्र के बीच का कोण हो रहा है। फिर देखें, अब आप देखें, अगर ये एंगल मेरे पास 90 है, पहले अब मैं इसकी बात करूं, ये एंगल कितना होगा, देखो ये वाले एंगल का आप कॉन्सेप्ट देखें। ये यहां से ये अभिलंब है, यूं ये पृष्ठ रहा, तो ये टोटल एंगल कितना है भाई, 90 है। यहां से यहां के बीच में देखो, यहां से यहां के बीच में टोटल एंगल क्या है, 90 है। इस 90 के अंदर से स्मॉल आर को अगर मैं घटाता हूं तो मेरे पास बचा हुआ जो मान है वो है 90 माइनस आर, यानी ये एंगल हो गया है मेरे पास 90 माइनस आर, और ये है 90। ये एंगल कितना है मेरे पास भाई, 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना बढ़ेगा, अपन जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, यानी कि 180 माइनस, इसमें से घटाएं एक तो आप 90 माइनस आर को, इसे मैं यहां लिखता हूं, एक तो आप देखो 180 है, इसमें से घटा रहे हैं 90 माइनस आर और घटा रहे हैं 90 को, तो देखो 180 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस का आर माइनस 90, तो देखो भैया माइनस 90 माइनस के 80 और 180 माइनस के 180 प्लस के, तो केवल क्या बच गया मेरे पास आर, यानी ये बचा हुआ एंगल क्या होगा मेरे पास, स्मॉल आर। ये लो, हो गए प्रूफ। ये एक तरीका और है, मैं इसको और प्रूफ कर सकता हूं। यहां मैं अभिलंब डालूं, फिर अपवर्तन कोण आर आ जाएगा, तो फिर वही यही एंगल आर क्या आएगा, स्मॉल आर ही आएगा। आप किसी भी तरीके से इसे प्रूफ करके देख सकते हैं। तो देखिए ये अपन ने प्रूफ कर लिया कि ये एंगल कितना होगा। अब मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं। अब अपन इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अपन ने इसके जान ली और समझ ली है, और ये एंगल कितना डिग्री होगा, तो ये आर होगा। ये कैसे होगा ये भी अपन ने प्रूफ कर लिया कि देखो भैया, अपवर्तित तरंगाग्र का पृष्ठ के साथ बनने वाला कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण। जबकि पिछली वाले डेरिवेशन में अपन परावर्तन कोण शब्द काम में ले रहे थे, यहाँ कैसा कोण काम में ले रहे हैं अपन, अपवर्तन कोण। अब इसी में देखो, अब मेरे को सिद्ध करना है साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू 1, ये मुझे प्रूफ करना है।
अगर ये प्रूफ करना है, इसका मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें तो मैं साइन आई की वैल्यू देख लूं, क्योंकि इसमें आई है एंगल, और इसमें किसकी वैल्यू देख लूं मैं, साइन आर, और दोनों का एक दूसरे में भाग दे दूं, तो इससे इनका रेशियो मेरे पास आ जाएगा। तो देखिए आप, μ21 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 आ गया। अब मैं देखता हूं समकोण त्रिभुज। ध्यान रहे, लैंग्वेज जो मैंने बोली है वो आप स्वयं लिख लें, क्योंकि लिखूंगा मैं बहुत लंबा हो जाएगा ये, इस वजह से मैं इसकी लैंग्वेज को लिख नहीं रहा हूं। बाकी वैसे मैंने मोस्टली मैक्सिमम की लैंग्वेज इसमें लिखी है, आपको समझाया मैंने सारी है, सारी लैंग्वेज वैसे बोल दी है मैंने। अब देखें समकोण त्रिभुज, पहले मैं इस त्रिभुज का नाम ले रहा हूं ए बी ए डैश से, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश से किसका मान निकालूंगा मैं, इससे साइन आई का। तो देखो साइन आई, साइन थीटा यानी कि साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब न्यून कोण के सामने वाली भुजा, और कर्ण का मतलब समकोण के सामने वाली भुजा। तो देखो यार, न्यून कोण के सामने वाली भुजा यानी आई के सामने वाली भुजा क्या है, बी ए डैश लंब, कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि ए डैश। फिर आगे देखो, ये जो बी ए डैश है इसकी वैल्यू कितनी है, C1T, और ए डैश, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार अब आप देखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं मैं, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए से, ए बी डैश ए से। यहां इसमें मैं वैल्यू देखूंगा साइन आर की। साइन आर इज इक्वल टू, देखो साइन आर इज इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण। लंब यानी कि आर के सामने वाली भुजा, यानी क्या होगी, ए बी डैश, कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि ए डैश। ए बी डैश की वैल्यू देखिएगा C2T, और यह है ए डैश, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फिर अब आप करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर, अगर समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर, समीकरण 2 क्या है, साइन आई, और समीकरण 3 है अपने पास साइन आर। ये लो भाग दे दीजिए, साइन आई अपॉन में साइन आर यानी कि C1T अपॉन में ए डैश डिवाइडेड बाय साइन आर C2T अपॉन में ए डैश। इसी स्टेप को अब आप यूं लिखिएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू C1T ए डैश, उसको उल्टा गुणा कर दीजिए, ए डैश अपॉन में C2T। तो देखो ए डैश से ए डैश कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन रह गई है साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ टी से भी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया है C1 अपॉन में C2। इक्वेशन नंबर ये आ गई मेरे पास 4। अब आप जरा गौर फरमाइए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं गौर से देखूं तो दोनों का दायां पक्ष इक्वल है, यानी बायां पक्ष भी इनका क्या होगा, सेम होगा। इसके आगे की स्टेप को भी मैं इस तरफ यहां लिख रहा हूं, तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखिएगा समीकरण 1 वे समीकरण 4 से, समीकरण 1 वे समीकरण 4 से, दोनों को अगर मैं तुलना करता हूं तो C1 अपॉन में C2 की वैल्यू किसके इक्वल लिखूंगा मैं, μ21 इज इक्वल टू क्या आ गया है, साइन आई अपॉन में साइन आर, इक्वेशन नंबर 5। यही अपवर्तन का नियम है, जिसे
स्नेल का नियम कहते हैं। तो देखिए भाई, प्रूफ हो गया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के क्या होता है, बराबर। यही अपवर्तन का नियम है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। एक चीज जो अपने पास चित्र से स्पष्ट हो रही है, वो स्पष्ट हो रही है, देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। फिर आगे देखो, ये भी लिख ही देते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण वे अभिलंब एक ही तल में हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण वे अभिलंब एक ही तल में हैं। जो कि अपवर्तन का दूसरा नियम है। इस प्रकार अपन क्या देख रहे हैं, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन के नियमों की क्या हो गई, अपने पास व्याख्या हो गई है। देखो, जो कि अपवर्तन का दूसरा नियम है। इसके बाद की स्टेप को भी मैं यहां लिख रहा हूं ना। चलो यहां इसको साफ क्लीन कर लेते हैं इसे। तो यहां आपने देख लिया है कि अपवर्तन का जो पहला नियम है वो भी प्रूफ हो गया और दूसरा जो नियम है वो भी प्रूफ हो गया। अपन ने क्या देखा, यही अपवर्तन का नियम है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में है, जो कि अपवर्तन का दूसरा नियम है। इस प्रकार हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं, इस प्रकार हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का सत्यापन होता है। यही हो कह सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की क्या होती है, व्याख्या होती है। ये अपने पास डेरिवेशन इसकी अपन ने कंप्लीट कर ली है। परावर्तन की व्याख्या अपन इससे पूर्व कर चुके हैं, अपवर्तन की व्याख्या अपन ने अभी कर ली है। अब इसके बाद जो टॉपिक चालू होता है वो है प्रकाश के व्यतिकरण। फिर प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। अब प्रकाश के व्यतिकरण को पढ़ने से पहले कुछ शब्द अपने इसमें काम आएंगे, जैसे कला संबद्ध प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, यानी कोहेरेंट लाइट सोर्स क्या है। फिर आएंगे कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। फिर आएगा तरंगों के अध्ययन का सिद्धांत और फिर प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें। तो उनको पढ़ने से पहले, अपन व्यतिकरण को पढ़ने से पहले उससे संबंधित जो कुछ राशियां हैं जो उसमें प्रयुक्त होंगे उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं।